नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुमारी कंदनम महाद्वीप के बारे में। कुमारी कंदनम महाद्वीप तमिल संस्कृति का एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे संस्कृति काफ़ी विकसित थी, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों और घटनाओं के चलते यह क्षेत्र हिंद महासागर में समा गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन संस्कृतियों और सभ्यताओं को इस क्षेत्र ने जन्म दिया और कैसे। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। हमारी पृथ्वी ने अपने जीवन काल में बहुत से परिवर्तन देखे हैं। न जाने कितने ही जीवों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वक्त के साथ विलुप्त होते चले गए। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव था कॉन्टिनेंटों का बिखराव। हालांकि ये सिद्धांत पूर्ण रूप से मान्य नहीं है, परंतु पहले कॉन्टिनेंट एकजुट और एक साथ थे जो बाद में बिखर गए। हालांकि इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ सके। तो आइए जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में। कुमारी कंदनम महाद्वीप की सीमाएं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में मेडागास्कर और उत्तर में भारत से मिलती थी। इसे इसका नाम फिलिप स्कॉल्टर द्वारा 19वीं सदी की शुरुआत में लेमुरिया दिया गया था। हालांकि लेमुरिया कभी कभी भारत, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर को भी संयुक्त रूप से कह दिया जाता है, परंतु आप कंफ्यूज ना हो, फिलिप स्कॉल्टर ने इस महाद्वीप के लिए लेमुरिया शब्द का ही जिक्र किया है। इनकी एक किताब भी आई थी, द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर, जिसमें भी इन सब चीज़ों का जिक्र मिलता है। और लेमुरिया जो शब्द निकला है वो लेमूर से निकला है, जो कि मिक्स ब्रीड होता है बंदर और गिलहरियों का। ये एक मिक्स जीव टाइप होता है, आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इस महाद्वीप को वीजी सूर्य कुमार के द्वारा 1903 में कुमारी कंदनम नाम दिया गया था। और कुमारी कंदनम के अन्य भी दो नाम, कुमारी कांतम और कुमारी नाडु हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। और प्राचीन तमिल ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है और संगम साहित्य के ग्रंथ कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। हालांकि कंद पुराण में इसका जिक्र कुमारी कंदनम नाम से नहीं किया गया है। तमिल और संस्कृत साहित्यवेत्ता इस महाद्वीप को पांड्यन महापुरुष के नाम के साथ भी जोड़कर देखते हैं। वह मानते हैं कि यहाँ राज्य करने वाले पांड्यन राजाओं का राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। उनका प्रभुत्व पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित था। तमिल लोकोक्ति और लोकगीतों में भी इस महाद्वीप का जो उल्लेख मिलता है, तो इस पे पहले तो एक मिथ बात ही मानी जाती थी इसे, परंतु 19वीं सदी में जब अमेरिकी और यूरोपीय खोजकर्ता इन लोगों से मिले, इन बातों को जाने, तो इन लोकोक्ति और लोक कथाओं को और भी अधिक बल मिला। हालांकि कुछ विद्वान इसे एक काल्पनिक, विलुप्त हो चुके मिथिक तमिल संस्कृति से अधिक और कुछ नहीं मानते, परंतु कुछ शोधकर्ताओं का मानना इस विषय में बिल्कुल विपरीत है। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि जिस मानव प्रजाति का जन्म हम अफ्रीका में मानते हैं, असल में वह अफ्रीका में नहीं हुआ था, वह इस महाद्वीप पर हुआ था, जिनमें अल्फ्रेड रसल, इयरनेस्ट हेल्क, फिलिप स्कॉल्टर और वी.जे. सूर्यकुमार जैसे बड़े शोधकर्ताओं या पुरातत्ववेत्ताओं के नाम शामिल हैं। और इन्होंने न सिर्फ कुमारी कंदनम बल्कि मू नाम के एक और अन्य महाद्वीप का भी जिक्र किया है, जो कि जल में समा गया था। तो आइए जानते हैं किन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह महाद्वीप समुद्र में समा गए। हिम युग की समाप्ति के पश्चात पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। 15,000 BC के आसपास जब धरती का तापमान अचानक से बढ़ने लगा तो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने लगी, जिस कारण समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन हुआ होगा और यह महाद्वीप समुद्र में समा गए हों। आप जानते ही होंगे 1500 साल पहले समुद्र का जल स्तर 100 मीटर नीचे था, जो अब 60 मीटर ऊपर हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के चलते आज भी समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो रही है और बहुत से द्वीपों का डूबने का खतरा आज भी बना हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत से जल महाप्रलयों का जिक्र मिलता है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात की जाए, मुस्लिम धर्म की या ईसाई धर्म की बात की जाए। सभी धर्मों में मनु की कहानी जैसे कहानियों के माध्यम से जल महाप्रलय का जिक्र दिया जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप के बारे में आखिरी खोजें 19वीं सदी की शुरुआत में ही संभव हो पाई, जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इसी कारण कहीं न कहीं भारत की प्रधानता और महत्ता को कम करने के मकसद से इन महाद्वीप को एक मिथिक महाद्वीप के रूप में
दर्शाने का प्रयत्न किया गया। कहीं न कहीं भारतीयों के मनोबल को कमज़ोर करने के मकसद से इनके सिद्धांत को गलत साबित करने का प्रयत्न किया गया और इसके लिए ऐसे ऐसे कारणों का उपयोग किया गया, ऐसे फैक्ट्स दिए गए जो अपने आप में ही बहुत अटपटे से प्रतीत होते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आर्यों से पहले की भारतीय संस्कृति को दक्षिण की द्रविड़, मुंडा या तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। तो सवाल यह उठता है कि यह लोग आए कहाँ से, मतलब द्रविड़ या दक्षिण में यह मानव आए कहाँ से। अगर यह भी मान लिया जाए कि मानवों का विकास अफ्रीका में ही हुआ था, तो भी यह मानव बिना यूरोपीय देशों के दक्षिण तक आए कैसे। तो इसके लिए एक बात कही जाती है कि इन्होंने सरकंडों की नावों का प्रयोग किया। अब यह बात अपने आप में ही कितनी अजीब है कि सरकंडों की नावों के सहारे कोई कितनी दूरी तय कर सकता है। और जब तक मानव का प्रतिस्थापन भारत तक या दक्षिण भारत तक संभव हो ही नहीं सकता, जब तक अफ्रीका से भारत के बीच में कोई पुल ना हो, कोई बड़ा जरिया ना हो आने का। अगर यह मान भी लिया जाए कि सरकंडों की नावों के सहारे मानव प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो भी भाषाई समानता को समझाना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि भारत की प्राचीनतम भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं थी, जिन्हें बोलने वाले पूरब में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में मेडागास्कर तक फैले हुए हैं। तो इन भाषाओं को इतनी दूर तक ले जाने के लिए किसी न किसी पुल की आवश्यकता जरूर रही होगी। लोगों के प्रतिस्थापन के लिए किसी न किसी पुल की आवश्यकता जरूर रही हो, और यही पुल था कुमारी कंदनम, या यह कहें कि यहीं विकसित हुई यह भाषाएं, और कुमारी कंदनम के विलुप्ति के बाद यह फैल गई अन्य इलाकों में, जैसे भारत, मेडागास्कर या ऑस्ट्रेलिया। परंतु भारतीयों की प्रभुत्ता और मनोबल को बढ़ने न देने के उद्देश्य से इन सिद्धांतों को दबा दिया गया। अल्फ्रेड रसल, इर्नेस्ट हेल्क और वी.जे. सूर्यकुमार जैसे खोजकर्ताओं ने हमारे सामने यह जो बात रखी है, भारत के इस प्राचीन महत्व के इस पहलू से उन्होंने जो हमें अवगत कराया है, इसका सम्मान करते हुए कम से कम इस विषय पे भारत सरकार को कुछ शोध कार्य कराने चाहिए, कुछ रिसर्च कराने चाहिए, शोधकर्ताओं को लगाने चाहिए। जबकि यह मुद्दा राम सेतु से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद इस पे आज़ादी के बाद से अब तक कोई शोध कार्य नहीं किया गया है। परंतु हम तो इस वीडियो को हर भारतीय तक तो पहुंचा ही सकते हैं और उसे भारत के प्राचीन महत्व और गौरव के इस पहलू से अवगत करा ही सकते हैं। लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना। कमेंट में हर प्रॉब्लम बता देना, कि कोई भी दिक्कत हुई तो बता दो कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।